हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी की करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो IMEC जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सो इसकी फुल फॉर्म है IMEC की इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द स्विस कैनाल। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इसका बेसिकली मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन को ये जो लॉन्च किया गया है IMEC को, इसकी जो क्रिएशन हुई है बेसिकली इसका प्राइमरी मोटिव क्या है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए बनाया गया है, इस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया गया है कि स्विस कैनाल पे जो डिपेंडेंस है ट्रेड वगैरह के लिए, सो इसके अलावा भी स्विस कैनाल के अलावा भी एक ट्रेड रूट हमें मिले। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द स्विस कैनाल। सेकेंड स्टेटमेंट है, टू इंक्रीज द ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। सो यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज़ करने के लिए ग्लोबल डोमिनेंस को इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री पे। सो ऐसा कोई भी कंट्री क्यों करेगी कि अपनी कंट्री में कोई भी ग्लोबल डोमिनेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश क्यों करेगी कोई भी कंट्री। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो ये पढ़ते ही समझ आ रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल इरेलीवेंट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, to facilitate the movement of essential goods and improve the overall trade environment between India, the Middle East and Europe। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली जो मूवमेंट है एसेंशियल गुड्स का उसको फैसिलिटेट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ट्रेड एनवायरनमेंट को इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप के बीच में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 एंड 3। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is true about the power of the president under article 254 clause 2। सो आर्टिकल 254 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें, सो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये होता है प्रेसिडेंट कंसेंट अलाउज अ स्टेट लॉ टू ओवरराइड सेंट्रल लॉ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये बेसिकली आर्टिकल 254 क्लॉज 2 है, इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट अगर कंसेंट कर देंगे, अलाउ कर देंगे स्टेट लॉ को, तो वो ओवरराइड कर सकते हैं सेंट्रल लॉ को। मतलब जैसे यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट के अंडर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती है। ऐसी होता है स्टेट लिस्ट, उस पर स्टेट्स बनाता है। देन कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन एंड स्टेट्स दोनों का राइट होता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है लॉज बना सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर कभी ऐसा हो जाता है कि स्टेट ने कोई लॉ बनाया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर, एंड यूनियन ने भी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वो लॉ बना दिया, अलग लॉ बना दिया उसी चीज़ से रिलेटेड। बट अगर स्टेट चाह रहा है कि हमारा लॉ जो है वही हमारे स्टेट में रहे, तो ऐसे में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट मंजूरी दे देते हैं स्टेट को, तो स्टेट लॉ जो होता है वो सेंट्रल लॉ को ओवरराइड कर देता है। मतलब उस स्टेट में सेंट्रल लॉ नहीं लगेगा, जो स्टेट ने अपना लॉ बनाया है वही लॉ चलेगा वहाँ पे। सो ये जो है प्रेसिडेंट कंसर्न होता है अंडर आर्टिकल 254 क्लॉज 2। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो होगी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहे हैं किससे रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स सेरिमोनियल फंक्शंस लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। कोई भी सेरिमोनियल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। मतलब जो प्रेसिडेंट की पावर है, जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट के हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगा ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ कास्टिंग वोट इन द राज्यसभा। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में स्पीकर को ये राइट होता है कि अगर ओपोजिशन एंड जो भी अगर किसी भी बिल पे या किसी भी लॉ पे जो है अगर इक्वल वोट्स हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि स्पीकर जो होते हैं लोकसभा स्पीकर वो अपना वोट कास्ट करते हैं। बट राज्यसभा में जो राज्यसभा के चेयरमैन है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। सो यहाँ पे यही कहा गया है और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव ए कास्टिंग वोट इन द राज्यसभा। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट प्लेज नो रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा। सो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो फंक्शंस होते हैं लोकसभा के उसमें वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा 2 एंड 3। सो 2 एंड 3 मतलब 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनिवर्सिटी
ग्रांट्स कमीशन और यूजीसी इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो अगर हम यूजीसी की बात करते हैं तो यूजीसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? यूजीसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेसिडेंशियल पावर्स इन द यूएस। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल पावर्स की बात करें कहाँ की? यूएस की। सो ये चीज़ को जहन में रखना है आपको, और यहाँ पे हमने क्या बताना है? जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो पावर्स हैं यूएस में प्रेसिडेंट के पास, हमने वो बतानी है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट 1 है द प्रेसिडेंट कैन इशू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ये बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट जो है वो इशू कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट के पास जो वॉर डिक्लेयर करने की पावर होती है ये नहीं होती है, ठीक है। ये वॉर डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है? जो कांग्रेस है वहाँ की, यानी कि कांग्रेस क्या, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है लोअर हाउस जो होता है, वैसे ही कांग्रेस जो है वो यूएस का लोअर हाउस है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है, उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो यूएस में लोअर हाउस है। तो ये पावर किसके पास है? वॉर डिक्लेयर करने की जो पावर है ये है यूएस कांग्रेस के पास अंडर आर्टिकल 1। सो कितनी बार आर्टिकल वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पावर किसकी है वॉर डिक्लेयर करने की? ये है कांग्रेस की पावर अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, ये प्रेसिडेंट की पावर नहीं होती है। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विद सीनेट अप्रूवल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट करते हैं। बट ये जो है यूएस में क्या होता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को, बट सीनेट के अप्रूवल पे। सीनेट क्या है? जैसे कांग्रेस लोअर हाउस था, इसी तरीके से सीनेट जो है अपर हाउस है। अपर हाउस हमारे यहाँ कौन सा है? राज्यसभा। तो जैसे इंडिया में राज्यसभा है वैसे यूएस में सीनेट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ है द प्रेसिडेंट कैन नेगोशिएट एंड साइन ट्रीटीज़ बट दे रिक्वायर सीनेट रेटिफिकेशन। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रीटी साइन कर सकते हैं, बट इसके लिए सीनेट की रेटिफिकेशन जो है ज़रूरी है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। सेकंड करेक्ट नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट की पावर नहीं होती है वॉर डिक्लेयर करना, ये होती है यूएस कांग्रेस की पावर अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 1, 3, 4 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। सो ओनली 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ASI एक्सकेवेशंस एट रत्नागिरी ओडिशा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है द कोलोसल बुद्धा हेड एंड अदर आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड एट रत्नागिरी आर एस्टिमेटेड टू डेट बैक टू द 8th एंड 9th सेंचुरीज AD। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अभी एक्सकेवेशन हुआ है, ASI ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने एक्सकेवेट किया है रत्नागिरी में, ओडिशा में। क्या मिला है? कोलोसल बुद्धा हेड एंड कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो डिस्कवर किए गए हैं रत्नागिरी से, और इसका जो एस्टिमेट बताया जा रहा है, एस्टिमेट डेट जो बताई जा रही है वो 8th एंड 9th सेंचुरीज बताई जा रही है इन आर्टिफैक्ट्स की। एंड कोलोसल बुद्धा हेड की जो एस्टिमेट डेट है वो कब की? 8th एंड 9th सेंचुरीज के हैं ये। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है The site at Ratnagiri was once a prominent learning center, revealing Nalanda and hosted text related to both Mahayana and Tantrayana Buddhism. Tantrayana Buddhism जिसे हम वज्रयाना बुद्धिज्म भी कहते हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, रत्नागिरी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिज्म का। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द साइट पार्ट ऑफ ओडिशाज डायमंड ट्राइंगल वॉज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन 1905 एंड इज कंसिडर्ड द स्टेट्स मोस्ट एक्सकेवेटेड प्री बुद्धिस्ट साइट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द साइट पार्ट ऑफ ओडिशा डायमंड ट्राइंगल वॉज फर्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट किया गया था ओडिशा डायमंड ट्राइंगल वाला पार्ट जो है ये 1905 में किया गया था। इसे कंसिडर किया जाता है स्टेट का मोस्ट एक्सकेवेटेड प्री बुद्धिस्ट साइट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। अच्छा ये यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट बताने हमने, तो ऑल 3 जो होगा आंसर होगा हमारा। तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट थी। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे ऑल 3 राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑल 4 नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे होता है नन। सो ये जो है ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। सो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या फिर HMPV जो है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमने बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ DNA वायरस विद हाई पोटेंशियल फॉर म्यूटेशंस। सो ये DNA वायरस नहीं है, ये RNA वायरस है। ये क्या है? RNA वायरस है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, DNA वायरस नहीं है, ये RNA वायरस है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइना आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ SARS-CoV-2 दैट कॉज्ड COVID-19
पेंडेमिक। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो ये HMPV वायरस कहाँ डिस्कवर किया गया था, ये 2001 में नीदरलैंड में डिस्कवर किया गया था। सो 2001 में नीदरलैंड में फर्स्ट टाइम HMPV वायरस जो है डिस्कवर किया गया था। दैट्स वाई यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन नॉट टू। दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स थी, दैट्स वाई आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंसेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज। लैंसेट क्या होता है? लैंसेट बेसिकली अ वीकली पीयर रिव्यूड जनरल मेडिकल जर्नल है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, वीकली पीयर रिव्यूड जनरल मेडिकल जर्नल। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइमरी लीगल इशू एड्रेस्ड इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980। सो जो बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में किस इशू को, किस लीगल इशू को जो है एड्रेस किया गया था? सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो किसका होगा? डेथ पेनल्टी। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस और MSP इज डिटरमिन्ड एंड अनाउंस्ड बाय। कौन डिटरमिन करता है MSP को और कौन अनाउंस करता है? ये करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।